अगर राजपूत और सिख रेजिमेंट हो सकती है तो दलित रेजिमेंट क्यों नहीं? और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन क्या भारत की सेना में अभी भी जातियों का असर है? एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसको केवल इसलिए समाप्त कर दिया गया सरकार के द्वारा क्योंकि उसमें दलित थे। सेवाओं में SC ST OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? 1943 में बनी थी चमार रेजिमेंट, लेकिन 1946 में उसे समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन क्यों? जब गांधी जी ने कहा इंडिया हैज नो कास्ट, तो फिर सेना के अंदर अन्य जातियों के आधार पर रेजिमेंट्स क्यों हैं? सिख, जाट, राजपूत सभी के नाम पर सेना के अंदर रेजिमेंट्स हैं, लेकिन दलितों के नाम पर नहीं। सेना के अंदर ये न्याय है या फिर दिखावा? हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आपने समय समय पर ऐसी बहुत सारी डिमांड्स देखी होंगी कि दलित हों, अहीर हों या फिर कोई भी अन्य जाति हो, वो सेना के अंदर जो जाति आधारित रेजिमेंट्स हैं उन रेजिमेंट्स की डिमांड कर रहे होते हैं। लेकिन सरकार इस मामले में काफ़ी बैकफुट पे दिखाई देती है। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे विपक्ष हो चाहे अन्य राजनेता लोग हों, वो सभी लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये जो सेना के अंदर जो रेजिमेंट्स हैं इस मुद्दे को यहाँ पर वो उठाते रहे हैं। और ये मुद्दा फिर से एक बार यहाँ पर काफ़ी उठा हुआ है। क्यों? आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि सरकार आखिर यहाँ पर सरकार का स्टैंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है, सेना का स्टैंड क्या है और इसका पूरा का पूरा इतिहास क्या रहा है, और वर्ल्ड वॉर 2 से जो ब्रिटिशर्स ने इस बीज को बोया था आज तक वो चीज़ कैसे इवॉल्व हो रही है भारत की राजनीति और भारत के समाज के अंदर। हम देखेंगे रिसेंटली, अभी जैसा आप लोग जानते हैं बिहार के अंदर इलेक्शंस हैं और रिसेंटली भी राहुल गांधी जी के द्वारा डिमांड करी गई कुछ ऐसी, उनके द्वारा अपनी रैली में संबोधन को करते हुए कुछ डेटा प्रस्तुत करा गया और उस डेटा में उन्होंने बताया कि बिहार के अंदर 90% जो ओबीसीज, दलित्स एंड ऑल ये सभी जो सो कॉल्ड निचली जातियां हैं, इन निचली जातियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है सेना के अंदर। उन्होंने कहा सेना के ऊपर जो हायर कास्ट हैं वो हायर कास्ट ही डोमिनेट करती हैं, और स्पेशली यहां पर हम देखें जो ऑफिशियल रैंक्स हैं वहां पर तो उनका जो नंबर है, जो प्रतिशत है, वो बहुत ही कम है। ऐसा उनके द्वारा यहां पर बोला गया। जातिगत न्याय की मांग दोहराते हुए राहुल ने कहा कि सेना 10% लोगों के नियंत्रण में है। उन्होंने न्यायपालिका का भी जिक्र करा। उन्होंने ये कहा कि इनके लिए कोई भी किसी प्रकार की जगह नहीं है। लेकिन वहां पर जो इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं वो जगह इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल राहुल गांधी बिहार के कुटुंबा के अंदर बोल रहे थे, और ये वही कुटुंबा है जो एससी के लिए रिजर्व एरिया है बिहार के अंदर। देन हम देखेंगे यहां पर उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि आप सेना के अंदर जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनकी लिस्ट निकालो और ये पता करो उसमें दलित, ओबीसीज, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उनको ढूंढिए, आपको वहां पर कोई नहीं मिलेगा। अगेन, क्या ये दो बात हो सकती हैं? आप अपना ओपिनियन ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पहला, क्या वो सच को उठा रहे हैं? दूसरा, क्या वो देश की एकता या फिर सेना के अनुशासन के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इन सभी कंक्लूजन के ऊपर हम यहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब उनके द्वारा इस रैली में ऐसा बोला गया तो फिर सरकार की या फिर सत्ता दल की तरफ से रिस्पॉन्ड आता है। राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि सेना में आरक्षण की विपक्ष की जो मांग है इससे अराजकता फैलेगी। और ये कोई सरकार का या फिर अभी जो सत्ता दल है उसका अभी का स्टैंड नहीं है। ये उनका जो स्टैंड आया है वो बहुत पुराने समय से भी सरकारों का, इवन मैं ये कहूँगा खुद सेना का स्टैंड यही रहा है। क्योंकि अभी मैं आपसे जिक्र करूंगा सैम मानेकशॉ के बारे में। जब वो सेना के अध्यक्ष थे तो उनका भी स्टैंड कुछ इसी प्रकार का था, जब वहां पर बाबू जगजीवन राम के द्वारा डिमांड करी गई थी सेना के अंदर दलित रिजर्वेशन के लिए या फिर अलग जो रेजिमेंट्स हैं, ऐसी डिमांड जब वहां पर करी गई थी। इतना ही नहीं, जब अगर आप पॉलिटिकल लेवल पर देखेंगे तो अलग अलग नेताओं के द्वारा, कई बार नेताओं के द्वारा अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे कई सारे जो स्टेटमेंट हैं या फिर ऐसी कई सारी डिमांड है वो डिमांड करी जाती हैं। जैसे उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, उनके द्वारा ये मांग उठाई गई कि सेना में अगर राजपूत रेजिमेंट हो सकता है तो नए रेजिमेंट भी संभव हैं। क्या सेना में राजपूत रेजिमेंट नहीं है, डोगरा रेजिमेंट नहीं है, जाट रेजिमेंट नहीं है? चमार रेजिमेंट था लेकिन अंग्रेजों ने खत्म कर दिया क्योंकि ईमानदारी से लड़े थे, इसे बहाल क्यों नहीं किया गया? देखो, हो सकता है अगर आप ऊपर ऊपर से चीजों को समझें तो आपको ये सारी डिमांड, ये सारे तर्क आपको ठीक लगें, लेकिन ये सारी चीजें पूर्ण रूप से सही नहीं है। एक आम व्यक्ति तक इन सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, अधूरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना कई बार उसे मिसलीड भी कर रहा होता है। ये जो सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जो सारी डिमांड दी जा रही है, इस पर सेना का क्या स्टैंड होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होता है, सरकारों का क्या स्टैंड होता है? अब हर जगह राजनीति तो नहीं हो सकती। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे जो लीडर हैं वो कई बार अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसी सारी डिमांड को करते हैं जो कहीं ना कहीं देश की एकता और सेना के अनुशासन के ऊपर भी कई बार उनको कंप्रोमाइज कर सकता है।
इसी प्रकार से आप देखेंगे कई समय पर, और ऐसे ये एक हम देखेंगे ऐतिहासिक रूप से सारी चीजें होती आई हैं। चंद्रशेखर जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफी एक्टिव रहते हैं, वो बाकी उनके द्वारा जो दलित्स हैं उनकी डिमांड उठाती जाती रही है, उन्होंने भी कई बार ऐसी डिमांड यहां पर करी है। उन्होंने बहुजनों के लिए निजी क्षेत्र में मांग जो आरक्षण है वो भी मांग करी, और साथ ही साथ द ग्रेट चमार जो रेजिमेंट है, चमार रेजिमेंट की डिमांड भी उनके द्वारा यहां पर करी गई। अब देखिए, नेताओं का काम है जो पोलराइजेशन है वो करना, लोगों को जाति के नाम पर उकसाना, लेकिन इसका जो एक हिस्ट्री है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सेना है, उन सबको समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ऐसा संभव नहीं है। जातियों के आधार पर क्यों संभव नहीं है कि रेजिमेंट्स को यहां पर बनाया जाए। अगर आप ये कहेंगे कि साहब ऑलरेडी जो रेजिमेंट्स बनी हुई हैं उनका क्या, उनके पीछे जो तर्क हैं उन तर्कों को भी मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। जो चमार रेजिमेंट की डिमांड करी जाती है, जो उस वर्ल्ड वार 2 का समय होता है, और वर्ल्ड वार 2 के समय आप जानते हैं भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था। जब ब्रिटिश सेना थी तो उस समय पर 1943 में चमार रेजिमेंट का ब्रिटिशर्स के द्वारा गठन कराया गया। चूंकि श्रमिकों की कमी थी उस समय पर, तो इस कारण इस रेजिमेंट में उत्तर प्रदेश और बिहार के जो दलित युवक थे उन युवकों को वहां पर भर्ती कराया गया, और इनकी भर्ती के बाद लगभग 20,000 से ज्यादा जो सैनिक थे उन्होंने इसमें सेना दी। और इतना ही नहीं, वो जाबाजी के साथ लड़े भी। बर्मा और इटली मोर्चों पर जो ब्रिटिश सेना की तरफ से जब वो लड़े थे तो पूरी बहादुरी के साथ वो वहां पर लड़े थे। हालांकि 43 में इसका गठन होता है, 46 में इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश और साथ ही साथ भारतीय नेतृत्व को यह आशंका थी कि जाति आधारित इकाइयां सेना की एकता को तोड़ देंगी। तो ये ब्रिटिशर्स के समय से है, भारतीय सेना भी इस चीज को लागू करती है, और कहीं हद तक अगर हमने जातियों के आधार पर इन चीजों को बनाया तो ये चीजें यस सेना को हैम्पर कर भी सकती हैं। इस चीज का जवाब भी मिलेगा कि जो अभी जो हमारी जो रिसेंटली या फिर अभी जो एग्जिस्टिंग जो हमारी सारी रेजिमेंट्स हैं उनका एग्जिस्टेंस क्यों है सेना के अंदर। स्वतंत्रता के बाद 1970 में जो जगजीवन राम जी जो थे, ऐसे नेताओं के द्वारा डिफेंस मिनिस्टर भी वो रहे, उनके द्वारा भी जो दलित रेजिमेंट थी उनकी डिमांड भी करी गई इसके साथ ही। तो उन्होंने इसे पुनर्जीवित करने की मांग करी, लेकिन सरकार ने अगेन ये तर्क दिया कि ये सैन्य एकता के प्रतिकूल है, और ये कह के इस चीज को यहां पर एक्सेप्ट नहीं करा गया। ना समझने की कोशिश करो, अलग अलग जो दलित नेता हैं वो इस चीज की डिमांड करते आए हैं। अंबेडकर से लेकर जगजीवन राम तक और एनसीएससी तक, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये सभी इस चीज की डिमांड करते आए हैं। रिपोर्ट्स भी मांगी गई हैं, सिफारिशें भी दी गई हैं कि भारतीय सेना के अंदर शामिल होने के लिए दलितों ने लंबा संघर्ष किया है, अब उनको यहां पर शामिल करा जाए। तो हम देखेंगे जगजीवन राम जी जब रक्षा मंत्री होते हैं तो उन्होंने अपने ट्यूनर में 70 से लेकर 74 तक और 77 से लेकर 78 तक सेना में एससीज के लिए उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कई सारी जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, उनको बढ़ाने की डिमांड, और साथ ही साथ कई बार जो अलग रेजिमेंट हैं वो अलग रेजिमेंट की डिमांड भी करी गई थी। कुछ इंटरव्यूज निकल के आते हैं, जो सेना के पूर्व अधिकारी हैं वो इंटरव्यू निकल के आते हैं। हुआ ये था कि जब जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री होते हैं तो उनके द्वारा कुछ इंटरव्यू के आधार पर ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, तो वहां पर उनसे डिमांड करी गई। जगजीवन राम जी ने कुछ सेना के अधिकारियों से पूछा कि आप एक लिस्ट निकालो और उस लिस्ट में आप ये बताओ कि सेना में जो अफसर के पद हैं उनमें कितने लोग जो है एससी समुदाय से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ऐसा जब सारा डेटा निकाला तो काइंड ऑफ 1% ये डेटा निकला। उस टाइम पर जो सेना है, सेना के अध्यक्ष होते हैं सैम मानेकशॉ जी, उन्होंने मानेकशॉ साहब को पत्र लिखा और बोला कि आप क्या कर रहे हो, सरकार ने अगर 15% एससी के लिए जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन रखा है, 7.5% सेवाओं में रिजर्वेशन रखा है एसटीज के लिए, तो आप उसको सेना में लागू क्यों नहीं कर रहे हो। मानेकशॉ का मानना था कि ये जो रिजर्वेशन था ये रिजर्वेशन अन्य सेवाओं के लिए था, सेना इससे पृथक थी। तो मानेकशॉ ने वो जो पूर्व अधिकारी जो अपना इंटरव्यू दे रहे थे उनसे ये कहा था कि जगजीवन राम जी पागल हो गए हैं, वो मैड हो गए हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी से यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो निकल के आता है, द प्रिंट की न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर हैज गॉन मैड, जनरल मानेकशॉ ऑन जगजीवन राम डिमांडिंग मोर दलित्स इन आर्मी। ऐसी जो डिमांड करी गई थी तो अध्यक्ष के द्वारा या फिर जो सेना अध्यक्ष थे उनके द्वारा ऐसी चीज बोली गई थी। उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये जो डिमांड वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो सेना है, सेना की एकता को इससे जो विघटन जैसी शक्तियां हैं वो ज्यादा यहां पर बढ़ेंगी। सरकार का क्या स्टेटमेंट है इस मामले में जो अलग डिमांड करी जाती है रेजिमेंट की? तो देखो सिंपल सी बात, पूरी तरह से सरकार ने हमेशा इन चीजों का विरोध किया है कि जाति के आधार पर हम जो नई रेजिमेंट है, एटलीस्ट जो देश की स्वतंत्रता हुई है उस स्वतंत्रता के बाद हम कोई भी नई रेजिमेंट नहीं बनाने वाले हैं। अगर आप डिफेंस मिनिस्टर को समझो, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री को समझो, तो 2013 से 17 के टाइम पे क्लियरली बोला गया था कि कई बार अहीर रेजिमेंट की डिमांड आती है, कई बार दलित रेजिमेंट की बात आती है। ठीक है, तो ऐसी रेजिमेंट है, ये सीधी सी बात है सेना की अखंडता के पूरी तरह से विपरीत है। सरकार का ये पूरी तरह से रोक रहा है कि जो सेना है ना वो ऑल इंडिया ऑल क्लास
उस भर्ती प्रणाली पर जो है वो अपनाया जाता है। इसमें 15% जो रिजर्वेशन है ऑलरेडी यहां पर जो एससीज के लिए लागू होता है, लेकिन अलग से रेजिमेंट जैसी कोई चीज है उसको लागू यहां पर नहीं किया जाएगा। 24-25 में भी अभी रिसेंटली जो अठावले हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी ऐसी जो डिमांड करी गई है कि भाई आप अलग रेजिमेंट करो। अठावले साहब का तो खैर ये है, आप लोग जानते हैं कि वो हर जगह उनके पास बस कुछ नहीं होता तो वो रिजर्वेशन को ही लेके आगे आ जाते हैं कि यहाँ रिजर्वेशन दे दो, स्पोर्ट्स में दे दो, गेम में दे दो, प्राइवेट नौकरी में दे दो, उनको हर जगह रिजर्वेशन चाहिए होता है क्योंकि और उनके पास कोई ऐसे मुद्दे होते नहीं हैं। देन हम यहाँ पर देखेंगे भारतीय सेना की क्या स्थिति रही है, इंडियन आर्मी का क्या स्टैंड है अलग रेजिमेंट्स के ऊपर। तो इंडियन आर्मी भी इसके एग्जैक्टली पूरी तरह से वो उसके अपोज में होती है। आर्मी का मत यहां पर यह है कि अगर हम कास्ट बेस पर अगर कोई जो ऐसी ऑपरेशनल और साथ ही साथ दोनों दृष्टि से अनुचित हैं, अगर कास्ट बेस पर अगर हम ऐसी कोई भी रेजिमेंट नई सेना के अंदर लाते हैं, क्योंकि जो मौजूदा सिंगल क्लास रेजिमेंट है जैसे जाट, राजपूत, सिख, वो एक ऐतिहासिक विरासत है और साथ ही साथ नए जाति के आधार पर नहीं बनाए गए, वो अंग्रेजों के समय से ही वो चीजें बनी हुई हैं और उसके पीछे एक जो रीजन है वो है नेशनल इंटीग्रेशन और मेरिट है, उस पर बल देती है। लेकिन हां, ये चीज जो कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भी सेना ने कहा है कि जो सीमित वर्गीय इकाइयां हैं यानी कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट उनके कारण बनी रही हैं, ये कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 24,999 के अंदर, जिसमें आपको जीए, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। देरी ना करें, ऑफर सीमित समय के लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि भाई आप ये बताओ कि जो एग्जिस्टिंग जाट, राजपूत, सिख रेजिमेंट है वो भी तो जाति के आधार पर हैं, तो वो अंग्रेजों का बनाया हुआ जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसी के आधार पर चलती आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड से वाकिफ कराना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस मामले में। कोई भी सीधा ऐसा सच निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में नहीं दिया है। 2013 का आईएस यादव केस में सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित भर्ती को संविधान के आर्टिकल 14-16 इसके तहत जांचा, लेकिन सेना की जो कार्यात्मक आवश्यकता थी इसकी दलील को स्वीकार करा, बाकी जो इसके अगेंस्ट में याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया गया। 2019 के प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड केस में कोर्ट ने पारंपरिक वर्गीय चयन को परंपरा के रूप में मान्यता दी, लेकिन सुधार की आवश्यकता थी उसको भी यहां पर बताया। लेकिन अब आप ये बताओ, अभी मैं उस मुद्दे पर आऊंगा एंड में कि क्यों आखिर में ये सारी रेजिमेंट बनाई हुई हैं। अब एक यहां पर तर्क और वितर्कों को समझते हैं कि अगर हम रेजिमेंट्स में अगर मान लो हम कास्ट के बेस पर अलग अलग रेजिमेंट लाए तो उसके पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, उसके विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, या फिर ये कहें कि उसके सपोर्टर क्या करते हैं, क्या कहते हैं और उसके जो अगेंस्ट में लोग हैं उनका क्या स्टैंड यहां पर होता है। सबसे पहले आप ये कहेंगे हाँ जी आपको हिस्टोरिकल रूप से न्याय मिल जाएगा, यानी कि अगर आपने सेना के अंदर ऐसी जो अलग आप रेजिमेंट लेके आते हैं। तो देखो ब्रिटिश काल में जो दलित थे उनको नॉन मार्शल जो कैटेगरी थी उसमें रखा गया था, गैर मार्शल रेस कह के उनको बाहर रखा गया था। तो सैन्य विरासत जैसे चमार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट को पुनर्जीवित करेगा जैसी जो डिमांड आती है। साथ ही साथ उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और जो गरिमा है उनकी उस गरिमा में भी वृद्धि होगी। और एक अफर्मेटिव एक्शन यानी कि जो आरक्षण को हम बोलते हैं एक अफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शन ही है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ही है, तो उसको हम सेना में भी लागू कर पाएंगे। साथ ही साथ मोटिवेशन और रिक्रूटमेंट यानी कि जो दलित जो समाज है उसके जो युवा हैं वो भी सैन्य जो सेवा है उनके प्रति उनमें उत्साह बढ़ेगा। लेकिन इसके नुकसान काफी सारे हैं और यही वजह है सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेना हो, कोई भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है, तो सीधी सी बात है भाई, जो सेना है सेना की एकता पर खतरा बनेगा अगर आप जाति के आधार पर कोई भी कैसी भी रेजिमेंट लेके आते हैं। सेना का सिद्धांत है इंडियन आर्मी हैज नो कास्ट, नो रिलीजन और नो एनी काइंड ऑफ रीजन। जाति आधारित अगर हमने रेजिमेंट बना दी तो ऐसी कंडीशन में एकता और सामूहिक पहचान को यह कमजोर करेगा। साथ ही साथ ये जो ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की नीति है उसका पुनर्जागरण करेगा। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, हमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वो बांट दें, और ऐसा उन्होंने करने की अलग अलग कोशिश करी। चाहे आप पूना समझौते के बारे में बात करें, माल्य मिंटो सुधार के बारे में बात करें, वैसा ही उन्होंने किया। अगर हमने इस चीज को यहां पर लागू कर दिया तो जो ब्रिटिशर्स करते आए थे उसी चीजों को हम यहां पर एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। अब यहां पर देखें कि जो मौजूदा जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं वो पर्याप्त हैं, प्रॉपर उनको रिजर्वेशन मिलता भी है। 15% आरक्षण ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है। हाँ, जो उच्च पद हैं उन पर थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाएं, थोड़ा संवेदनशीलता है उनको बढ़ाएं, तो ऐसी चीजों को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेशनल और ग्लोबल इमेज है वो भी आधुनिक छवि को कमजोर कर सकती है अगर हम पुरानी जो जाति आधारित जो चीजें हैं उन पर अगर हम रेजिमेंट का गठन करते हैं तो ना। अंत में आपका प्रश्न आता है कि आप ये बताओ, आप ये कह रहे हैं कि महार या फिर जो द ग्रेट चमार जो रेजिमेंट है उसकी डिमांड करी जाती है वो नहीं होनी चाहिए, कि जाति के आधार पर हम कोई रेजिमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन सेना के अंदर कुछ एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कुछ रेजिमेंट्स तो हैं, उनका क्या? तो देखिए उनका जवाब यहां पर यह है कि राजपूत, जाट, सिख, गोरखा, मराठा, डोगरा, ये जो रेजिमेंट्स हैं ये सारी की सारी ब्रिटिश काल में बनी थी। और ब्रिटिशर्स का मानना था, वो ऐसा मानते थे कि मार्शल रेस थ्योरी
उनका मानना था कि इसी सिद्धांत पर इन जो रेजिमेंट थी इनका जो है वो गठन यहां पर कराया गया था। उनका मानना यह था कि कुछ जो जातियां होती हैं वो जन्मजात योद्धा होती हैं, यानी कि जन्मजात मार्शल होती हैं, जिनमें ये सारे आ जाते हैं, जैसे राजपूत रहे, सिख रहे, जाट रहे, गोरखा रहे। और कुछ जातियां गैर योद्धा यानी कि नॉन मार्शल होती हैं, जिनमें दलित और दक्षिण भारतीय जो समुदाय हैं उनको यहां पर रखा गया था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इन रेजिमेंट का गठन करा गया था, जिन्हें सिंगल क्लास रेजिमेंट उनके द्वारा बनाई गई थी, और उसके हिसाब से इन रेजिमेंट का गठन करा गया था। 46 में सिख रेजिमेंट और 1795 में जाट रेजिमेंट, राजपूताना राइफल 1817 में, गोरखा रेजिमेंट 1815 में, मराठा 1768 में। ये सारी की सारी जो रेजिमेंट है ना, ये स्वतंत्रता से पहले स्थापित थी। स्वतंत्रता के बाद कोई भी जाति के आधार पर किसी भी रेजिमेंट का जो गठन है वो गठन यहां पर नहीं करा गया है। तो ये एक तर्क इसके पीछे यहां पर दिया जाता है। ये था पूरा का मामला, यानी कि अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जाति के आधार पर कोई भी रेजिमेंट भारत के अंदर बनाना लगभग असंभव है। कई बार पॉलिटिकल जो नेता हैं वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। बाकी आपका जो ओपिनियन है इस बारे में कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।